इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में आज अपन जिस बिंदु को कवर करेंगे वो है ग्रेच्युटी। किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर या उसकी मृत्यु पर जो ग्रेच्युटी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से मिलती है या उसके सेवा काल में जो ग्रेच्युटी मिलती है उसमें आयकर के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी का अमाउंट किस तरह से कर योग्य करेंगे, कितना अमाउंट कर मुक्त होगा, इस विषय पर आज अपन चर्चा करेंगे। तो अगर किसी कर्मचारी सेवा में रहते हुए ग्रेच्युटी मिलती है तो वो कर्मचारी चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, सभी के लिए पूर्ण रूप से कर योग्य, फुल्ली टैक्सेबल इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। अगर किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्रीवियस ईयर में मिली है वो संपूर्ण राशि कर योग्य होगी, चाहे कर्मचारी कोई भी। अब आइए कि अगर कर्मचारी को ग्रेच्युटी उसकी रिटायरमेंट पर या सेवा छोड़ने पर या उसकी मृत्यु पर मिलती है तो वो किस तरह से अपन आयकर के अनुसार, अधिनियम के अनुसार कर योग्य करेंगे, इसके प्रावधान देखें। तो अगर वो कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी मिलती है, चाहे वो केंद्र सरकार का है कर्मचारी, चाहे राज्य सरकार का है या स्थानीय सत्ता का है या सुरक्षा सेवा का है, इन सभी कर्मचारियों के लिए ये जो ग्रेच्युटी मिलेगी वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, पूर्ण रूप से कर मुक्त है। अगर वो रिटायरमेंट कम ग्रेच्युटी, उसको डेथ कम ग्रेच्युटी मिलती है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट। ये तो हुआ सरकारी कर्मचारी। अब जो गैर सरकारी कर्मचारी, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है और ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 लागू नहीं होता है। तो इन दो कैटेगरी में इसको अपन देखेंगे क्योंकि दोनों के प्रावधान अलग अलग हैं। कर मुक्त राशि निकालने का जो तरीका है वो दोनों में अलग अलग है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे एम्प्लॉय जो ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट, ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 एप्लीकेबल, ऐसे कर्मचारियों के लिए जब ग्रेच्युटी का एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालेंगे तो इसमें अपन ए, बी और सी तीन अमाउंट देखेंगे और इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट अमाउंट होगा। पहला अमाउंट क्या है? एक्चुअल ग्रेच्युटी अमाउंट, जो उसको कर्मचारी को रिटायरमेंट के टाइम मिला है वो एक्चुअल ग्रेच्युटी अमाउंट लेंगे। दूसरा लेंगे ₹20 लाख, 20 लाख की जो अधिकतम सीमा है वो लेंगे। फिर लेंगे अपन 15 डेज सैलरी फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस, एवरी ईयर ऑफ सर्विस। जब नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कैलकुलेट करेंगे तो मोर देन 6 मंथ, अगर 6 महीने से ज़्यादा है, मोर देन 6 मंथ, देन इंक्लूड 1 ईयर। 6 महीने से ज़्यादा उसको 1 साल लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने 25 साल और 7 महीने से सर्विस की, तो 25 साल है कंप्लीटेड ईयर 25 साल, और जो 6 महीने हैं उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो 1 साल उसको और काउंट करेंगे तो 25 और 1 26 हो जाएगा। अगर 6 महीने बराबर या इससे कम है तो उसको अपन 1 साल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है जब नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कैलकुलेट करें। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस तो लेना ही है और मंथ की सर्विस जो है वो उसको अपन 6 महीने से ज़्यादा होने पर 1 साल लेके और उसको इंक्लूड करेंगे। तो विच एवर इज लोअर अमाउंट, विच एवर इज लोअर,
A, B और C, out of 3 amounts, whichever is lower, that will be exempt amount, exempt amount of gratuity. तो अब टैक्सेबल अमाउंट कैसे आएगा? ये जितनी ग्रेचुटी प्रीवियस ईयर में रिसीव हुई है उसमें से जो एग्जेम्प्ट अमाउंट है वो लेस करेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ स्पष्टीकरण क्या है कि एक तो सबसे पहले यहाँ मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है। मीनिंग ऑफ सैलरी, सैलरी में आपने को क्या क्या इंक्लूड करना है। एक तो बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी को इंक्लूड करना है, प्लस डीए, और डीए को हर हाल में शामिल करना है, चाहे वो सेवा शर्तों में है चाहे नहीं। और कमीशन, कमीशन बेस्ड ऑन सेल, बिक्री पर आधारित कमीशन, ये तीनों लेंगे अपन। तो इस तरह से मीनिंग ऑफ सैलरी में आपको डीए लेना ही लेना है, बेसिक सैलरी लेनी है, कमीशन लेना है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो सैलरी आ जाएगी। अब अपन 15 डेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आपका थर्ड अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यानी सी जो अमाउंट है वो सी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा। इसमें आप सैलरी देंगे ऑफ लास्ट कैलेंडर मंथ, लास्ट कैलेंडर मंथ, और उसको डिवाइड करेंगे 26 से, क्योंकि वर्किंग डेज 26 माने जाते हैं। तो लास्ट जब वो रिटायर हुआ उससे पहले कैलेंडर मंथ की सैलरी लेंगे, उसको 26 से डिवाइड करेंगे, 15 डेज की निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 15, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल की सर्विस की है। जब ये इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करेंगे तो जो सी अमाउंट है, जो ए बी और सी में से सी अमाउंट है वो आ जाएगा। सैलरी ऑफ लास्ट कैलेंडर मंथ को 26 से डिवाइड करेंगे तो पर डे सैलरी आ जाएगी, पर डे को 15 डे से करेंगे, और कितने साल उसने सर्विस की। नंबर ऑफ सर्विस कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना है 6 महीने से ज़्यादा को पूरा 1 साल लेंगे। तो इस तरह से ये सी अमाउंट आ जाएगा। और बी अमाउंट जो है 20 लाख की जो लिमिट है वो 26 मार्च 2018 से लागू हुई, उससे पहले ये लिमिट अलग थी। तो अभी अपने को उस 20 लाख की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए ग्रेच्युटी का कर मुक्त अमाउंट कैलकुलेट करें। तो ये सी अमाउंट कैलकुलेट करना इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से करेंगे, और ए बी सी में से जो सबसे कम होगा वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये ग्रेच्युटी से संबंधित प्रावधान जो कि ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 में जो कर्मचारी कवर होते हैं उनके लिए। अब इनमें कौन से कर्मचारी कवर होते हैं इस एक्ट के अनुसार? यह अधिनियम जो है, ये ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, यह अधिनियम सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी क्षेत्र के कारखाने, उनमें कर्मचारी काम करते हैं, बागानों में काम करते हैं, तेल क्षेत्रों में काम करते हैं, बंदरगाहों में काम करते हैं, रेल कंपनियों में काम करते हैं, या ऐसी दुकानों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर काम कर रहे हैं जहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहाँ ये एक्ट लागू हो जाता है। और एक बार लागू होने के बाद वो लागू रहता है, अगर कर्मचारी की संख्या कम भी हो जाए तो वो लागू रहेगी। तो इस तरह से ऐसी संस्थान, ऐसी व्यापारिक संस्थान जहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहाँ ये ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू हो जाता है, उसके अनुसार ही उनको ग्रेच्युटी मिलती है। तो इनकम टैक्स के अनुसार किस तरह से कर मुक्त करेंगे? तो ये जो कर्मचारी है इन पर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू होता है, और इसलिए अपन इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो प्रावधान है ये अपन ने देखा कि अगर कर्मचारी पर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 एप्लीकेबल है। अब जो तीसरे तरह के कर्मचारी हैं, न तो वो सरकारी कर्मचारी है, न उनको ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू होता है, ऐसे कर्मचारियों के लिए, यानी ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट
ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट 1972 इज नॉट एप्लीकेबल। और वो सरकारी कर्मचारी भी नहीं है। अगर सरकारी कर्मचारी होगा तो वो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर उसका ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट लागू नहीं होता है तो उसको, अगर उस कर्मचारी को ग्रेचुटी मिलती है तो वो अपन इसके प्रावधान क्या है, इनको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी आपको 3 अमाउंट कैलकुलेट करना है और विच एवर इज लोअर, तीनों में से ए, बी और सी, तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट अमाउंट। पहला ए अमाउंट क्या है, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव इन प्रीवियस ईयर। गत वर्ष में उसको एक्चुअल अमाउंट कितना मिला है ये क्वेश्चन में दिया होगा। दूसरा अमाउंट वही अधिकतम सीमा जो है 20 लाख है और ये 26 मार्च 2018 से लागू होगी। इससे पहले ये 10 लाख की लिमिट थी। सी अमाउंट जो निकालना है, हाफ मंथ एवरेज सैलरी, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी completed year of service, completed year of service। अब यहाँ देखिए ये जो सी अमाउंट है ये कैसे आएगा। एक तो आपको एवरेज सैलरी लेनी है, मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होगा, हाफ मंथ लेनी है एंड एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ ईयर ऑफ सर्विस के आगे कंप्लीटेड वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको जो कंप्लीट ईयर्स ऑफ सर्विस है वही लेना है, यानी मंथ की सर्विस को इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, चाहे वो कितने ही महीने हो, 6 महीने से कम हो, 6 महीने के बराबर हो या 6 महीने के ज़्यादा हो, मंथ की सर्विस को इग्नोर करना है, ओनली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को काउंट करेंगे। अब यहाँ मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है, यहाँ सैलरी का मीनिंग देखिए, यहाँ सैलरी का मतलब वही है बेसिक सैलरी प्लस डीए अगर सेवा शर्तों में हो और प्लस कमीशन। तीन चीजें दी है, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, कमीशन। डीए को तभी लेना है जब वो सेवा शर्तों में, तो इन तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो वो सैलरी आएगी, मीनिंग ऑफ सैलरी। अब यहाँ एवरेज सैलरी के लिए क्या करेंगे कि जिस महीने वो रिटायर हुआ उसके लास्ट 10 मंथ के आधार पर एवरेज निकालेंगे। तो इसका मतलब अपन सी जब अमाउंट निकालेंगे तो पहले एवरेज सैलरी निकालेंगे, फिर उसको आधा करेंगे। अब आप देखिए यहाँ जो सी अमाउंट है, जो अपन ने क्वेश्चन में सी अमाउंट कैलकुलेट किया है, जो लिखना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि लास्ट 10 मंथ सैलरी उसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो पर मंथ एवरेज आ जाएगा, लास्ट 10 मंथ सैलरी उसको आधा करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, इससे कैलकुलेट करेंगे। जिस महीने वो रिटायर हो उससे लास्ट 10 मंथ कौन से हैं, तुरंत पूर्व के 10 माह, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, एवरेज सैलरी पर मंथ आ जाएगी, उसको आधा करेंगे और जितने साल उसने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है उसकी उससे करेंगे। तो विच एवर इज लोअर, जो दोनों तीनों में से जो सबसे कम होगा, दैट विल बी एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। ग्रेचुटी का एग्जेम्प्ट अमाउंट आ जाएगा विच एवर इज लोअर, ए, बी और सी में से। तो अब यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है, तो सैलरी का मीनिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले वाले जो ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट था, उस पेमेंट एक्ट में तो डीए को लेना ही है चाहे सेवा शर्तों में हो या नहीं।
लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि DA को तभी लेना है जब वो सेवा शर्तों में हो। नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस का ध्यान रखना है आपको। 10 कैलेंडर माह लेने हैं जो लास्ट रिटायरमेंट से होने के पहले के। अब यह एक बात और देखनी है कि अगर किसी कर्मचारी को उसकी संपूर्ण सेवा अवधि में या सेवानिवृत्ति होने पर ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि 20 लाख तक कर्म हो, 20 लाख जो है वो मैक्सिमम लिमिट है। अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले भी कभी ग्रेच्युटी मिली और वो उसमें से कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट हुआ है, तो जितना अमाउंट ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है वो 20 लाख की लिमिट में से कम कर देंगे। यानी ये अधिकतम सीमा जो 20 लाख है उसको आप रिड्यूस करेंगे किस सिचुएशन में कि जब वो उसको पहले भी कभी ग्रेच्युटी मिली है और उसका कोई अमाउंट एग्जेम्प्ट हुआ है, तो उस एग्जेम्प्ट अमाउंट को यहाँ 20 लाख की लिमिट में से कम करेंगे। इसके अलावा अगर एक से ज़्यादा नियोक्ताओं से अगर उसको ग्रेच्युटी मिली है तो अधिकतम सीमा वही 20 लाख रहेगी। उसके अनुसार ही अपन उसको एग्जेम्प्ट अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इसका जो एक एग्जाम्पल है वो आपको दे रखा है, उसको बुक में से करेंगे आप। उस एग्जाम्पल से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि तीनों परिस्थितियों में कर्मचारी कौन है, उसके अनुसार ग्रेच्युटी का एग्जेम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये प्रावधान ग्रेच्युटी से संबंधित है जिनको ध्यान में रखते हुए करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो अपन लेंगे कल वो पेंशन है। कर्मचारी रिटायर होता है तब उसको जो पेंशन मिलती है उस पेंशन के क्या प्रावधान है, क्योंकि अपन 1 बाय 1 जो है रिटायरमेंट बेनिफिट्स ले रहे हैं। जैसा कि कल अपन ने कम्यूटेड जो लीव्स है उसको अपन ने कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, किस कर्मचारी के लिए होता है देखा था। आज अपन ने ग्रेच्युटी का अमाउंट देखा है। कल अपन पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को पर मंथ पेंशन मिलती है उसको किस तरह से कर योग्य करेंगे, किस तरह से कर मुक्त करेंगे, इसके प्रावधान अपन देखेंगे।